तो दोस्तों स्वागत है आपका फॉलो मीडिया में। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में। शाहीन बाग इलाका यूं तो एक मुद्दत से पहले भी आबाद था, लेकिन सीएए और एनआरसी के बाद से ये पूरा इलाका पूरी दुनिया में जाना गया, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। जामिया से शुरू हुए इन प्रदर्शनों के बाद से जिस तरह से शाहीन बाग की खुली सड़क पर यह प्रदर्शन आंदोलनों में तब्दील हो गया, वो पूरी दुनिया के लिए एक अलग मिसाल है। जामिया मिल्ला इस्लामिया के तमाम छात्र और उसके बाद में जेएनयू, एएमयू और हिंदुस्तान के अलग अलग इदारों से जिस तरह से स्टूडेंट्स ने इसमें भागीदारी निभाई थी, वो जग जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जब ये आंदोलन शाहीन बाग की खुली सड़क पर गया, नवंबर दिसंबर की कड़ाके की सर्दी में पहुंचा, तो वहां से इस आंदोलन को इस तरह से फ़रोग मिला, इस तरह से इस आंदोलन को प्रमोट किया गया कि आज पूरी दुनिया में शाहीन बाग इलाका जाना जाता है। और शाहीन बाग इलाके की जब हम बात करते हैं, जब शाहीन बाग इलाके की उस सड़क का हम जिक्र करते हैं, तो उस दादी माँ का भी हमें जिक्र करना लाजिम हो जाता है। वही दादी माँ यानी बिल्किस। बिल्किस एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभरी जिसको टाइम मैगजीन ने दुनिया की उन 100 प्रभावशाली शख्सियतों में शुमार किया है जिनका किसी न किसी तरह से इस दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, समाज के लिए अहमियत है। 80-82 साल की लंबी उम्र के बावजूद, दिसंबर जनवरी की कड़ाके की सर्दी के बावजूद, किसी का खुले आसमान के नीचे 90 दिनों तक डटे रहना और सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक डटे रहना दोस्तों आसान बात नहीं है। लेकिन बिल्किस ने यानी शाहीन बाग की दादी ने ये सब साबित कर दिया कि अगर हौसलों में परवाज है और हिम्मत है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तमाम बंदिशों, तमाम मान्यताओं को तोड़ते हुए बिल्किस यानी कि शाहीन बाग की दादी ने यह साबित कर दिया, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ साक्षात मौजूद हैं शाहीन बाग की दादी यानी बिल्किस जी। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि टाइम मैगजीन ने जिस तरह से आपको दुनिया की 100 प्रभावशाली शख्सियतों में शुमार किया है, उसके बाद में आपको कैसा लगा? जी। बहुत अच्छा लगा और क्या नाम, थोड़ा सा दर्द भी हुआ। किस लिए बैठे हैं सीए एनआरसी के विरोध में, वो बीच में कोरोना आ गया तब उठना पड़ा हमें। इस वजह से, कोरोना की वजह से दूरी बर्दाश्त करी और मास्क भी लगाया। हाँ, यानी आपका साफ तौर पे कहना है कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन के चलते हमें इस प्रोटेस्ट को हमें कैंसिल करना पड़ा, इस आंदोलन को हमें कैंसिल करना पड़ा। लेकिन आने वाले वक्त में जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा या लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी, तो दोबारा से भी इस आंदोलन को शुरू करने की कोशिश आप लोग करेंगे, ये आप कहना चाह रही हैं? कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारा मांग पूरी हो जाएगी तो हमें क्या खुशी लगे जो हम घर से बाहर रह जाएं। जी। हम तो इस वजह से तो बैठे हैं। हमारे जामिया में हमारे बच्चे मारे, हिंदू के हों, क्या मुसलमान के हों, सिख के हों, क्या ईसाई के हों, सब हमारे बच्चे हैं, सबकी मदद करेंगे। जी। तो ये जो प्रोटेस्ट हुए थे, आंदोलन हुए थे, आपका चेहरा इसमें ख़ास तौर पर उभर कर सामने आया था और पूरी दुनिया ने आपकी जो हिम्मत है उसको सराहा था कि 82 साल की उम्र में अगर कोई नवंबर, दिसंबर, जनवरी की सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे किसी आंदोलन में शरीक होती हैं और फिर उन तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद होते हैं उनकी हिम्मत बनती है, तो एक अलग तरीके की इंस्पिरेशन लोग यहाँ से लेके गए। तो क्या उसी हिम्मत को, उसी इंस्पिरेशन को दोबारा कायम करने में आप लोग कामयाब हो पाएंगे? ज़रूरत पड़ेगी तो फिर सोचेंगे। जी। अब तो कुछ है नहीं सोचने का इरादा, अब तो कोरोना से ही लड़ना पहले। अच्छा, फ़िलहाल आप कोरोना से लड़ रहे हैं और तमाम चीज़ों को जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई हैं हिदायतें, उनको आप फॉलो कर रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, और जो ये बच्चे कैद में हैं इनकी रिहाई होनी चाहिए। और किसान भाइयों को इतने नए नए कानून दिए हैं, उनको भी होना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए उन किसानों को। कोई भूखा मर रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, यू कैसे कानून है, कैसा पहले से। हाँ, हम तो ऐसा ही चाहें।
अच्छा दादी माँ, एक बात का मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। ये जैसे आपने अभी जिक्र किया कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जामिया के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो जेएनयू के स्टूडेंट्स हों, उनको गिरफ्तार किया गया है और वो जेलों में बंद है। तो आपको डर नहीं लगता कि उनके ऊपर भी उसी तरह के चार्जेस और इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि वो भी इन्हीं प्रोटेस्ट में शामिल रहे थे? चाहे जामिया की बात हो, चाहे खुरेजी की बात हो, चाहे पुरानी दिल्ली की बात हो, या दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग इलाकों की बात हो, उन वो लोग भी तमाम उन्हीं प्रदर्शनों में शामिल हुए थे जहां पर जिस तरह से आप शामिल हुए थे। तो आपको डर नहीं लगता कि कभी आपकी भी गिरफ्तारी हो जाए या नहीं, आपको? हमें नहीं लगा कभी भी। हम तो 8 बजे जाना, रात को 12 बजे आना। कब एक दिन वहाँ बैठ कर काट रहे, जर्सी पैर कर साल ओढ़ कर बैठे रहे, ना हमें कपड़े की ज़रूरत, और एक दिन अपने घर आ जावे। जो बीमार हो गए तो दवा लेकर भी फिर भी वहीं रहना। अच्छा, एक स्टेटमेंट आपकी बहुत मकबूल हुई थी, बहुत लोगों ने उसको सराहा था, अप्रिशिएट किया था, जब देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कहा था कि हम 1 इंच भी एनआरसी का जो मसला है या सीए की जो बात है, इस पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आपने उसके जवाब में क्या कहा था, आपको मालूम है? हमने भी यूँ कहा, जो हमारी मांग पूरी ना होगी, जो हम भी पीछे ना हटे, मांग करते ही रहेंगे, सरकार से बराबर का हिस्सा लेंगे अपना। अच्छा, एक चीज़ आमतौर पर बोली जाती है, एक बात आमतौर पर कही जाती है, या यूँ कहें कि ये गलत फहमी भी है एक तरह से है। ख़ास तौर पर एक मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है कि उनके ऊपर कुछ बंदिशें होती हैं, उनको कुछ मान्यताओं को फॉलो करना पड़ता है, और उन्हीं के चलते उनको आमतौर पर समझा जाता है कि वो घरों में कैद होती हैं और रोड पर निकल कर या सड़क पर निकल कर या खुले में अपनी ज़बान को नहीं खोल सकती, अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर सकती, अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकती। आपने उन तमाम बंदिशों को भी तोड़ा है। तो जब औरतों मर्द ही कर सके हैं, औरत कुछ भी नहीं कर सकती। जब बच्चा पैदा करना जाना है, बच्चों को परवरिश देने जाना है, लिखाना पढ़ाना जाना है, तो आवाज़ उठाने नहीं जानते। हम तो यूँ कहें, सब मिल के आवाज़ उठाओ, अपने देश को आगे बढ़ाओ। ये पीछे हो रहा है तो आने वाली पीढ़ी, क्या भी ये बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे, और जब जेल में रहेंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी ना करें। जी, सही कहा आपने कि अगर कोई जेल में रहेगा तो क्या कुछ देश के लिए कर सकता है। अगर वो बाहर रहेंगे तो टीचर बनेंगे, वकील बनेंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, स्पोर्ट्समैन बनेंगे, और भी जो चीज़ या जो काम वो करना चाहते हैं वो बनेंगे। अच्छा दादी माँ, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप बार बार जिक्र कर रही हैं, किसानों की बात आप कर रही हैं, अभी आपने बेटियों के ऊपर कहा कि बेटियों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, तो किसानों के लिए क्या कहेंगे? किसान तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है अभी तक। तो जब आवाज़ पहुँचावेंगे सरकार तलक, जब भी तो आवाज़ पहुँचेगी। अब ऐसा सरकार तो सुन ही ना रही है। और मोदी जी हमारा बेटा, हमने जन्म ना दिया, हमारी बहन ने दिया। कैसा हमने अपने बच्चों को जन्म दिया, उनकी मम्मी ने उन्हें जन्म दिया। जी। और हम तो उनके पास आ गए। अब माँ का कहना क्या बेटा मानेगा? नहीं, मानना चाहिए बेटे को भी। जब माँ कह रही है तो बेटे को मानना ना चाहिए। जरा सी बात है, जरा सी इंगे से इंगे कर दियो, कैसा पहले कानून आ ऐसा ही कर दियो। अब उसमें खुश है हम तो। अच्छा दादी माँ, ये जो प्रोटेस्ट चले थे यहाँ पे, ये जो आंदोलन चला था शाहीन बाग में, एक तरह से ये 90 दिन तक मेरे ख्याल से चला था लगातार। 101 दिन चला था, आप जैसे कह रहे हैं। तो 101 दिन में आपको कभी एहसास नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आना चाहिए, उनकी तरफ से कोई तर्जुमान आना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं आया? ना तो दिल्ली सरकार से मेरे ख्याल से कोई आ पाया, ना केंद्र सरकार की बात आप बार बार करते हैं तो वहाँ से भी कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं रहा, या बात आपसे नहीं की गई कि भाई आप क्यों नाराज़ हैं, आपकी नाराज़गी जो है वो दूर की जाएगी हर कीमत पर। तो इसके लिए आपके जहन में कोई बात है क्या? नहीं है, उन्होंने कही भी ही तो हमने कही। हम वहाँ मोदी जी के धोरे जा रहे हैं, हमारा बैठने का इंतज़ाम करियो। तो पुलिस ने हम जान ना दिए, वापस कर दिए जी। नहीं तो हम जा रहे हैं, और अब भी जो बुलाएंगे तो जाएंगे हम। अच्छा, मतलब अभी भी आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के कमान जिन्होंने संभाली हुई है, या कोई भी अथॉरिटी जो है आपको अगर बात करने के लिए बुलाती है, तो आप अभी भी तैयार हैं? अब अभी भी तैयार हैं हम। अभी तो हम हिम्मत रखे हैं। अच्छा दादी माँ, एक बात मीडिया में बहुत ज़ोर शोर से चल रही है फ़िलहाल। हाथरस का एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है, एक दलित बेटी के साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है,
और उसके साथ में रेप के बाद में उसकी हत्या हो गई है, और उस पर जिस तरह से अब सियासत हो रही है, तो उस पर आप दो शब्द कहिए। यही कहते हैं इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। बेटी हमारी हो क्या किसी की भी हो, बेटी सबकी बराबर हैं और सबकी इज्जत बराबर है। आज इनके साथ कर रहे हो, कल को दूसरे के साथ करोगे, तो उसके ना तो उनके घर वालों को उसकी अर्थी दिखाई, ना उनका क्या नाम ये हड्डी चुगवाई। इतना जुल्म हो रहा, मीडिया वाले भी नहा अंदर नहीं पहुंच सके उनके घर, माँ बाप के घर, उनकी बेटी के। इतना जुल्म क्यों हो रहा है, यही कहना चाहें हम तो दादी माँ, ये जो आपने बात की, आप सारी चीज़ों से अपडेट हैं, सारी चीज़ें आप जानती हैं कि मीडिया को भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी, और पुलिस वालों ने जिस तरह से बदसलूकी की मीडिया कर्मियों के साथ में, तो ऐसे में आप जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाथरस में एक बहुत बड़ी एक तरह से ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है उस बेटी के साथ जो हिंदुस्तान की बेटी है। वो सिर्फ उस परिवार की बात नहीं है, बेटी और बहन जिस तरह से हमें रिवाजों में, हमारी परंपराओं में और हमारी तरबियतों में बताया जाता रहा है कि बहन और बेटी सबकी बराबर होती है, उसकी इज़्ज़त बराबर होती है। और आपने भी यही कहा है कि हाथरस का जो मसला है, यानी कि आप अपडेट हैं। हमारी बेटी में उन बेटी में क्या फ़र्क है? देश की बेटी सब अपनी बेटी, और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए किन्होंने उनके बच्ची के साथ जुल्म करा। बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, सरकार करे इस बात को। जी नहीं, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी कुर्सी पर आसीन हैं, अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, जांच के बाद में बहुत जल्द नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से उस बेटी का जो है मुंह भी नहीं देखने दिया गया, मुंह माथे के लिए बोला जाता है आमतौर पर गाँव में कि आखिर में मुंह माथे के लिए, सबके लिए बोला जाता है कि भाई आखिर में मुंह माथा दिखाया जाना चाहिए परिजनों को, लेकिन वो गुहार लगाते रहे, कोशिश करते रहे, इल्तिजा करते रहे, लेकिन तमाम कोशिशें उनकी नाकाम रही, बेकार रही, और आखिर में पुलिस ने रात के 12 बजे के बाद में, आधी रात के बाद में उनको जला दिया उनको। लेकिन परिवार की तरफ से जिस तरह से उसके बाद में नाराज़गी आई है कि यार कम से कम आप मुंह माथा तो दिखाए जाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह का रवैया पुलिस के लिए सही है क्या? गलत तो गलत ही है, हमारी हो क्या उनकी हो, सूरत तो सबको दिखानी चाहिए, और क्या ना अपने हाथ से करना चाहिए कि इनकी बेटी है उनको। और गांव में तो बढ़न ना दिए वे मीडिया वाले भी, वे तो भतेरी खुशामंद करी उन्होंने, एक भी नहीं आया गांव से बाहर को, अन्ना भी धसन दिए अंदर को। जी ये भी मैं जानना चाह रहा था कि अब इस हाथरस वाले इंसिडेंट पर एक तरह से पॉलिटिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथरस पहुंचने के बाद में अब जयंत चौधरी के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज की खबरें सामने आ रही हैं, और इसके अलावा दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ भी पुलिस के ज़रिए, पुलिस के द्वारा बदतमीज़ी की खबरें सामने आ रही हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि इस तरह के मसलों पर भी पॉलिटिक्स का होना जायज़ है क्या? जुल्म तो जुल्म ही है, किसी का भी हो, हमारा हो क्या तुम्हारा हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और हम तो यूँ कहें मोदी जी इस कानून को ख़त्म करो, प्यार मोहब्बत की भाषा बोलो, उसमें ही फ़ायदा है। और हम क्या चीज़ हैं तुम्हारे सामने, फिर भी हम तुमसे उम्मीद रखते हैं तुम कर सको इस बात को। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को के साथ में भी बदसलूकी हुई थी डीएनडी पे, इसी रोड पे जो दिल्ली से यूपी के लिए, हाथरस के लिए जो रोड जाती है, और उसके बाद में कल भी जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी और दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग, उनके साथ भी तमाम तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अब बयानबाजी का जो दौर शुरू हो गया है, आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ामों की एक बारिश हो गई है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बजाय इस बात के कि उस बेटी को इंसाफ मिले। अब पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर सियासत हो रही है, तो ये सियासत का होना क्या सही है क्या? गलत है। यूँ तो हमारी बेटी हो क्या दूसरे की बेटी हो, सब बेटी देश की बराबर हैं। और ये तो
अपनी चला रहे हैं। मोदी जी चाहें तो सब कुछ कर सकें, हम कोशिश करेंगे। यानी दादी माँ ये कहना चाह रही कि मोदी जी से आपको अभी भी बहुत उम्मीदें हैं, वो चाहें तो इस मसले को हल कर सकते हैं। और क्या नाम, मोदी जी हमारा बेटा है, हम माँ बनकर उनसे कोशिश सिफारिश करेंगे। इतनी तड़का फड़की नहीं होनी चाहिए देश में। जी। कैसा पहले से रहते आए ऐसा रहना चाहिए देश। हाँ, तो ये आपका एक दादी माँ का एक संदेश है, एक पैगाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कि अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और हाथरस वाले जो इंसिडेंट हुआ है, जो बहुत बड़ी घटना हुई है, उस पर भी दादी का जो परसेप्शन है वो भी क्लियर है। और उनका यही कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी जी चाहें, और उनकी माँ के बतौर वो इस बात को कह रही हैं, उनसे इल्तिजा कर रही हैं और इस बात की गुहार एक तरह से लगा रही हैं कि अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, इस मसले को तुरंत हल कर सकते हैं, और यही होना भी चाहिए। और दादी माँ ने ये भी कहा है कि बहन या बेटी सबकी बराबर होती हैं, उनके साथ में अगर कोई जुल्म होता है, कोई ज़्यादती होती है, तो उस पर सबको मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत होती है, बजाय इस बात के कि उस पर पॉलिटिक्स हो, सियासत हो और अलग 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 तरह के झंडे लगाकर वहाँ पर उस इलाके को घेरा जाए। तो यही दादी माँ का एक पैगाम है, संदेश है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भी, योगी आदित्यनाथ के भी लिए। अच्छा दादी जी, आपको पता है आपका लेवल जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो है दादी माँ का जो लेवल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स हो गया है, उनके पैरेलल हो गया है। क्योंकि टाइम मैगजीन ने जिस तरह से दादी माँ और नरेंद्र मोदी जी को एक साथ रखा है, एक सीरीज में रखा है, एक इंडेक्स में रखा है, उसके बाद से दादी माँ का एक लेवल तो हो गया है। तो दादी माँ, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि आपने जिस तरह के इंटरव्यूज़ में पहले भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मेरे बेटे की तरह हैं, और अब आपको यानी कि नरेंद्र मोदी जी को और आपको दोनों को टाइम मैगजीन ने, जो अमेरिका की एक मैगजीन है, दुनिया की जो है प्रतिष्ठित मैगजीन है, उन्होंने आपको एक साथ रखा है, एक इंडेक्स में रखा है। तो कैसा लगता है आपको जब नरेंद्र मोदी जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, और आप एक साधारण सी महिला हैं, आप दोनों को एक साथ रखा है, एक तरह की इज्जत आपको दी है, तो कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता जी। अब हम तो ये कोशिश सिफारिश करेंगे। अब हम तुम्हारे पास आ गए, अब बराबर में हो गए, अपना हक हम मांग रहे हैं। देश आराम से रहना चाहिए, हिंदू हो क्या मुसलमान हो, सिख हो क्या ईसाई हो, सब बराबर हैं हमें तो। और कोई बात कोई सी कौम के साथ होगी तो तैनात खड़े होकर हम मांग करेंगे। जी, यानी कि आप टाइम मैगजीन का अपना एक अलग मसला है, उन्होंने आपको एक इंडेक्स में रखा ज़रूर है, लेकिन आप ये भी साथ में कह रही हैं कि जो है नरेंद्र मोदी जी को अब हमारे तमाम मसले मान लेने चाहिए, हमारी जो मांगे हैं यानी आपकी मांगे जो हैं वो मान लेनी चाहिए, नहीं तो वो फिर उसी सिलसिले को दोबारा शुरू कर सकते हैं जो उन्होंने अब से यानी कि 3 महीने पहले शुरू किया था। यही कहना चाह रही हैं आप? नहीं, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो सोचेंगे। अभी तो हमें कोरोना से लड़ना है जी, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो ये दादी जी का साफ कहना है, चाहे कोरोना की बात हो, हाथरस की बात हो, किसानों की बात हो, या फिर सीए और एनआरसी की बात हो, तो दादी जी एक बात बहुत अच्छी मैंने यहाँ से सीखी है, या एक इंस्पिरेशन एक तरह से है ये मेरे लिए, कि दादी माँ जो है अपडेट रहती हैं, तमाम मसलों को जानती हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपको इन सारी बातों का पता कैसे लगता है? आप किसानों के बारे में भी जानती हैं, हाथरस के बारे में भी जानती हैं, मीडिया कर्मियों के साथ क्या वहाँ पर हो रहा है ये भी जानती हैं, नरेंद्र मोदी के लिए भी आप पैगाम देती हैं, टाइम मैगजीन के बारे में भी अब आपको थोड़ा बहुत तो पता लग ही गया है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता कैसे लगती हैं? कौन बताता है आपको इतनी सारी चीज़ें? नहीं बताता। जब क्या ना वो दिमाग सही बात करते हैं, कोई सिखा थोड़ा जाएगा नहीं, मतलब टीवी से पता लगती हैं, आप अखबार पढ़ती हैं, या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बताती हैं, या आपके घर में आपके बेटे हैं, या कोई और ऐसा शख्स है जो आपको इन तमाम चीज़ों से अवगत कराता है? कौन है वो? ये सब बात टीवी में आ जाती हैं। अच्छा। तो उन्हें देखते हैं तो उसे याद कर लेते हैं। अब हम तो बगैर पढ़े हैं, हम कौन सा खाली कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं हम। जी हमने तो कभी कलम न लिया, ना कहीं पढ़ने गए। जी जी। ना तो हमने इंग्लिश पढ़ी ना हिंदी पढ़ी, पर उसकी तिलावत करते हैं, उस पर ही भरोसा रखते हैं। जो जी। करता है अल्लाह बेहतरी करता है, जी जी। पब्लिक के हक़ में अच्छा ही करता है। अब मोदी जी सोचने को जरा सी बात है, इसे मान लो, तुम भी खुश हम भी खुश। जी जी। कैसे पहले से रहता है ऐसे ही रहना। तो दोस्तों, ये थी शाहीन बाग की दादी बिल्किस, जिनके इरादों को देखकर और इरादों को समझकर भी आपको ये एहसास हो गया होगा
कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और आमतौर पर उम्र का एक तकाज़ा, इसके बारे में आमतौर पर बोला जाता है कि उम्र जब बढ़ती है तो जो है शरीर जवाब देने लग जाता है, शरीर की जो हड्डियां हैं वो काम नहीं करने लगती हैं। लेकिन ज़हनी तौर पर अगर इंसान मजबूत है तो उसके इरादों को, उसके फौलादी इरादों को, उसके जोश को कोई भी कम नहीं कर सकता। शाहीन बाग की दादी बिल्किस ने इस बात की जो है प्रेरणा, इस बात का जो संदेश, इस बात का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में पहुंचाया है। और जिस तरह से वो प्रेजेंट इश्यूज़ को लेकर, टॉपिकल इश्यूज़ को लेकर मुखर हैं, बेबाक हैं और हर तरह के इश्यूज़ को लेकर अपनी राय ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही हैं, वो अपने आप में एक इबरत है, एक मिसाल है कि वाकई उम्र किसी भी चीज़ की या किसी भी सक्सेस की मोहताज नहीं है। आपको दोस्तों ये इंटरव्यू कैसा लगा? फॉलो मीडिया को आप देखते रहिए, यही हमारी गुजारिश है। और दादी माँ के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, कोई सजेशन उनके लिए देना चाहें तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के भेज दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।